नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। ब्रिटेन ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। यानी अब फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या काफ़ी हो गई है। अब कुछ देश ही बचे हैं जो अभी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते हैं। यानी लगभग पूरी दुनिया टू नेशन थ्योरी को एक तरह से मान्यता दे चुकी है। देखिए, फिलिस्तीन का इतिहास तो आप सभी को पता है और उस एरिया में ख़ासतौर पे अरब में जो खून खराबे होते हैं, इसके पीछे क्या वजह थी और फिलिस्तीन का वजह क्या है, मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ। और बात शुरू करूँ इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ये पूरे इलाका जो देख रहे हैं, आज का तुर्की यानी ऑटोमन्स का पूरा क्षेत्र पर कब्जा था। यानी ऑटोमन्स एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो तुर्की से नियंत्रित होता था। उसके जो खलीफा तुर्की में बैठा करते थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद उनका पकड़ इन क्षेत्रों पे कमज़ोर पड़ गई या ख़त्म हो गई और ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने सारे क्षेत्रों को अपने अपने हिसाब से बांट लिया। लेकिन अब चूंकि ब्रिटेन और फ्रांस यहाँ पर सत्ता तो चलाने के लिए आए नहीं थे और उन्होंने यहाँ पर सत्ता चलाना भी नहीं था, तो उस जमाने में जो ऑटोमन्स के क्षत्रप थे, यानी उस जमाने में देखिए ऑटोमन्स इतना बड़ा साम्राज्य था कि पूरा अरब वर्ल्ड और कहाँ तुर्की पूरे पर उसका नियंत्रण था। अब ऐसे में तो पूरी जगह पे सत्ता चलाता नहीं था। इसके लिए वो अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे क्षत्रप तैयार करते थे। जैसे भारत में जब मुगल साम्राज्य था तो मुगल पूरे भारत पर नहीं, छोटे छोटे जागीरदार और उनके क्षत्रप हुआ करते थे, ठीक वैसे ही। तो ये क्षत्रप जो मजबूत थे, जो आपस में भी इनके खींचेतानी थी, आपस में भी इनका प्रतिद्वंदिता चलती थी और कई आपस में ही एक तरह से जंग की हालत पैदा होती थी। बाद में वो ऑटोमन्स उसमें इंटरफेयर करके मामला को शांत करता था। ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था, करीब सदियों तक चल रहा था। यानी पावर को लेकर इन क्षत्रपों पे हमेशा आपसी खींचातान होती रहती थी। ब्रिटेन को इन क्षेत्रों पर जब कब्जा हो गया, यानी ब्रिटेन ऑटोमन्स को हटा दिया और पूरे अरब वर्ल्ड पर ब्रिटेन और फ्रांस का कंट्रोल हो गया, तो इन लोगों ने उन क्षत्रपों को ही एक तरह से सत्ता सौंप दी जिन पर उनका कंट्रोल था। अब इनमें कई तरह के क्षत्रप थे। जैसे जॉर्डन के जो अब्दुल्ला थे और फैजल थे, उन लोगों ने एक क्षेत्र को बांट लिया। फैजल साहब का कंट्रोल इराक पर हो गया और अब्दुल्ला साहब का कंट्रोल जॉर्डन पे हो गया और ब्रिटेन और फ्रांस इन लोगों ने मान्यता दे दी कि चलिए ये आपका सत्ता है। उसी तरह जो सऊद थे, उनका कंट्रोल जो सऊदी अरेबिया आज था, उनका क्षेत्र था, उन पर पकड़ थी, तो ब्रिटेन ने उनको दे दिया। इसी तरह सीरिया के लोगों को दे दिया। अलग अलग जहाँ जहाँ के क्षत्रप थे उनको ब्रिटेन ने पावर दे दिया। अब आज जो खून खराबा आप देखते होंगे इस एरिया में, तो ये उसकी वजह यही थी क्योंकि वहाँ पर असंतुष्ट लोग थे। वो नहीं चाहते थे कि सऊद सत्ता में आए, वो नहीं चाहते थे कि अब्दुल्ला और फैजल सत्ता में आए। वो भी चाहते थे कि हम भी सत्ता की हिस्सेदारी मिले, जो उनको नहीं मिली। और इसलिए वो हमेशा कहीं ना कहीं अपने फिर असंतोष को जाहिर करते रहते थे, खून खराबे और आमतौर पर सिविल वॉर के एक तरह से स्थिति बन जाती थी वहाँ पर, जिसके लिए वहाँ के जिनके हाथ में सत्ता था उस कड़ाई से दबाते थे, उनको कुचलते थे। कठोर कानून बनाया, हाथ काटना, ये सब शरीयत कानून लागू किया गया। इसे धर्म को मत देखिए, ये पावर को पकड़ने का एक एजेंडा था। इस खुलेआम में फांसी दे देना, जैसे क्रेन पे लटका के फांसी दे देना, यानी एक तरह से डर पैदा करने के लिए कि हमारी सत्ता को अगर आप चुनौती दोगे तो हम आपको दर्दनाक मौत देंगे। ये पूरे अरब वर्ल्ड में इस तरह का हुआ। लेकिन असंतोष बढ़ते ही गया और असंतोष बढ़ते इसलिए भी गया, असंतोष खत्म नहीं हुआ है। इसकी वजह भी थी क्योंकि इनको जो सत्ता मिली थी वो एक अलग जो अरब देश को आप देखते हैं, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे वो यमन हो, जॉर्डन हो, इराक हो, ये जितने सऊदी अरेबिया हो, इनमें जितने लोगों को सत्ता मिली थी उस जमाने में वो क्षत्रप थे और कहीं ना कहीं ब्रिटेन को लड़ाई में मदद किए थे। ऑटोमन्स में हार में उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने एक तरह से ऑटोमन्स के हार में ब्रिटेन की और फ्रांस की मदद की थी, इसलिए उनको सत्ता मिल गई। लेकिन वहाँ के जो असंतुष्ट थे, जो इनको पसंद नहीं करते थे, उनमें आज तक इस बात को लेकर चिढ़ है कि ये लोग सत्ता पर कैसे हैं। और इसके लिए दोनों तरफ से काउंटर होता है। जो सत्ता पे मजबूत है, कठोर कानून बनाया, हाथ कटवाया, गला कटवाया, खुलेआम फांसी दिलवाया, मतलब एक तरह से डर पैदा करने के लिए सारा कुछ खेल किया गया।
इसके लिए सिविल वॉर भी हुआ। आज सीरिया में जो खून खराबा देखते हो इसकी वजह भी है ये भी। और दूसरी चीज़ कि फूट डालो शासन करो की नीति भी काम करती थी, खासतौर पर यूरोपियन अमेरिकन की, और उन लोगों ने असंतुष्टों को एक तरफ से मदद की, दूसरी तरफ से सत्ता की तरफ मीठा मीठा बने रहें। तो यानी एक तरह से लड़ाने की पूरी कोशिश हुई, और इस लड़ाई, इस कॉन्फ्लिक्ट्स और एक तरह से जो सत्ता का पावर का जो खींचातानी थी, इसी की वजह से वहाँ पर कई गुट तैयार हुए, अलकायदा तैयार हुआ, ISIS तैयार हुआ, मतलब जिन्हें इस्लामिक आतंकवाद कहा जा रहा है। सच पूछिए तो इस्लामिक आतंकवाद नहीं था, वो एक तरह से सत्ता को पाने के लिए असंतुष्टों का सिविल वॉर था। और आज भी है। आज भी जितने लोग आप देखते होंगे कि बहुत शाही परिवार है सऊदी अरेबिया की, या जॉर्डन के आप देख रहे होंगे, या सीरिया में ही आप देख रहे होंगे कि अभी नए नए पावर फिर हमेशा बदलते रहा है वहाँ पर। तो इसलिए ये लोग, जितने लोग थे, अपने सत्ता को मजबूत से पकड़ने के लिए इन लोगों ने काफ़ी खून खराबा कराया, जिससे और असंतोष भड़का वहाँ पर। उनकी सत्ता के खिलाफ एक आवाज़ें उठी, लेकिन इन्होंने दबाने को अपनी पूरी ताकत लगाई। उन्होंने कठोर कानून बनाया, एक तरह से मैस्केयर करवाया, मतलब हर तरह को सत्ता पर मजबूती इसको पकड़ बनाने के लिए उन्होंने हर हथकंडे अपनाए। फिर उनको उनका साथ खासतौर पर अमेरिकन का मिला, उनका साथ खासतौर पर ये यूरोपियन का मिला। और ये अमेरिकन ऊपर से तो इनकी मदद करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर असंतुष्टों को भी हवा देते थे, उन्हें सत्ता के लिए पर काबिज होने का वादा करते थे, उन्हें हथियार देते थे, उन्हें पैसे देते थे। यानी पूरे एरिया में एक तरह से आज संघर्ष जो देख रहे होंगे, इसके पीछे फूट डालो और शासन करो का पूरा पूरा योगदान है। और जो आप वहाँ पर देखते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद, ये इस्लामिक आतंकवाद कुछ नहीं है, बस सत्ता को पाने का एक तरह से जरिया है और कुछ नहीं है। तो फिलिस्तीन भी, अब जो फिलिस्तीन का एरिया देखते हैं, जैसे सबने अपना अपना क्षेत्र तो बांट लिया, सऊदी अरेबिया वालों ने अपना बांट लिया, जॉर्डन वालों ने अपना बांट लिया, इराक वालों ने अपना बांट लिया, सीरिया वालों ने अपना बांट लिया, लेकिन जो एरिया बचा हुआ था, जो अरबों का कुछ कंट्रोल था वहाँ पर, और वो बचा हुआ था जिसे आज का फिलिस्तीन कहते हैं, जिसे बाद में तोड़कर इजराइल बनाया गया। यानी फिलिस्तीन भी उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था, ना इजराइल एग्जिस्ट करता था। यानी वो एक क्षेत्र था जो ऑटोमन्स का क्षेत्र था। बाकी लोगों ने अपना अपना एक तरह से बॉर्डर एरिया बना लिया और अपना एक क्षेत्र, भौगोलिक राजनीतिक अपना एक मैप तैयार कर लिया, और अपने क्षेत्र पर सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन जो ये क्षेत्र फिलिस्तीन का बचा हुआ था, वो क्षेत्र ब्रिटिशर के हाथ में था, और इन लोगों ने एक तरह से फिलिस्तीन को दो भागों में बांट दिया, एक को इजराइल दे दिया, एक को फिलिस्तीन था, जिससे फिलिस्तीनी नाराज थे, बोले कि हमारे जमीन पर दूसरे लोग को बसा दिया गया हमारे बिना पूछे हुए। तो इसलिए ये कन्फ्लिक्ट था, लेकिन बहुत सारे देशों ने इसको मान्यता दे दी थी फिलिस्तीन को। खासतौर पर भारत ने भी मान्यता दी, आज़ादी के समय ही भारत ने मान्यता दे दी थी। यानी टू नेशन थ्योरी का भारत एक लंबे समय से वकालत करता है कि दो राष्ट्र बने, एक इजराइल रहे और एक फिलिस्तीन रहे। इजराइल इसका विरोध करता है, वो बोलता है कि फिलिस्तीन नाम का कोई जगह को मानते ही नहीं है। लेकिन अब जाके ब्रिटेन ने भी मान्यता नहीं दिया था, अमेरिका का चूँकि दबाव था उसके ऊपर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी मान्यता दे दिया, कनाडा ने भी दे दिया, और ब्रिटेन ने भी, मैंने बहुत सारे देशों ने अभी मान्यता दे दिया है। अब फिलिस्तीन पे कुछ ही देश बचे हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो एक ऑब्जर्वर के रूप में फिलिस्तीनी के लोग होते हैं, यानी अपनी बातें रखते हैं, पूरे मीटिंग्स कार्रवाई को देखते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं करते हैं, बस इतना ही बस इनका फर्क रहता है। बाकी सब कुछ उनका एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मान्यता नहीं है, लेकिन एक तरह से मान्यता हो चुकी है। तो ये चीज़ें थी। तो आप, अगर आपको लगे आज के बाद कि फिलिस्तीन वाला एरिया हो, चाहे अरब वर्ल्ड में जो खून खराबा देखते होंगे, सीरिया में देखते होंगे, इराक में देखते होंगे, जॉर्डन वगैरह में, लीबिया में, लेबनान में, ये सब देखते होंगे, तो ये मत समझिए कि यहाँ पर कोई धार्मिक इसका एंगल है। धार्मिक एंगल तो सिर्फ हवा देने के लिए बनाया गया है ताकि सत्ता हमारे ऊपर बना रहे। आज वहाँ पर देखते होंगे शरिया कानून लागू है, खासतौर पर मुस्लिम सऊदी अरेबिया वगैरह में। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, ताकि विपक्षी हमारे सत्ता को चुनौती न दें, इसलिए ये एक कठोर कानून बनाया गया है। खुलेआम सरेआम फांसी दी जाती है, गर्दन काटा जाता है, इस तरह का डर पैदा करने के लिए। सच्चाई तो यही है कि धर्म एक बहाना है, और सत्ता पर कब्जा करके सत्ता को मजबूती देने के लिए एक बहाना है बस।
इनका बस एक उपाय है कि किस तरह सत्ता को मजबूती से पकड़े रहें। तो ये चीज़ें हैं और इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी है। और मैं मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप ये बात जान लें कि जैसे आप तौर पर भारत में ये कहा जाता है कि धर्म आतंकवाद का एक धर्म होता है, लेकिन सच्चाई तो ये जैसे आपने भारत में देखा कि उन्होंने धर्म पूछ पूछ के मारा। अभी पहलगाम में आपने देखा ही होगा इस चीज़ को। तो इसके पीछे आप हमें तो लग रहा, आप और हमको लग रहा हो कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत हुआ है, धर्म का आतंकवाद एक धर्म होता है, लेकिन सच्चाई तो ये थी। इसका पीछे मकसद क्या है इनका? मकसद यही है कि भारत में हिंदू मुसलमान का एक कन्फ्लिक्ट पैदा कर ले और किसी न किसी तरह से कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा करके और कश्मीर को हड़पना। यानी इसके पीछे भी कोई धार्मिक एंगल नहीं है, इसके पीछे भी कहीं ना घुमा फिरा कर सत्ता को मजबूत रखना, अपनी बातों को मनवाना, एक तरह से राजनीतिक एक इंटरफेयर है जो कश्मीर में किया जा रहा है धर्म के नाम पर। यानी इसलिए ये बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि इतनी डीपली चीज़ें कोई नहीं समझता है, कोई नहीं जानता है कि भाई आतंकवाद सिर्फ देखता है कि दाढ़ी है, टोपी है, हाथ में बंदूक है तो आतंकवादी है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, किसके पीछे कौन हवा दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये बात अब थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी। और इसके लिए मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा इस पर। तो आज के लिए बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।